आज मेरा न्याय नहीं मिल पाएगा तो बिहार आपका भी न्याय नहीं मिल पाएगा। ये आप लोग से हम कहने के लिए यहाँ पर आप लोग को तो आप लोग से यही कहना चाहते हैं कि जादव में भाई भाई में भी नहीं पड़ रहा है, बाप बेटा में भी नहीं पड़ रहा, तो क्या समाज को छोड़ दीजिएगा? सब खोल के इंतजार करवाइएगा, सब एकजुट रहिए, तब समाज से अपना डरेगा, नहीं तो अपने आप में अहंकार में जीते रह जाइएगा। बैल बकरियों की तरह हम लोग को बलिदान देते हैं कि चले जाइएगा, कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। हम लोग एकजुटता, यही चीज हम लोग से कहना चाहते हैं कि आपस में एकता बनाकर रहिए। अगर कोई समाज हम लोग को अगर आग दिखाता है, हम लोग को दबाने की कोशिश करता है, तो हम लोग भी समाज एकत्रित होकर उसको जवाब देने का काम करें। जय यादव, जय यादव। लेट हो जाएगा, उनको बोलिए। और बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे बीच गगन यादव आए हैं, जो बिहार नहीं पूरे देश के एक युवा उभरता हुआ लीडर है। और प्रजातंत्र लाएंगे। जदुवंशियों का इतिहास रहा है, जब जब कहने का मतलब अत्याचार अन्याय हुआ है, जदुवंशी आगे खड़ा हुआ है, इसका इतिहास है। चाहे वो चीन का बॉर्डर हो, चाहे कहने का मतलब कि आपका जहाँ भी हत्या होता है तो सबसे पहले यादव खड़ा होता था रक्षा करने के लिए। और हम उस मगध की धरती से आए हैं, जिस मगध में अगर एक हत्या होता था तो 10 बदला लिया जाता था। अगर एक किसी शोषित को हत्या करता था तो हम लोग 10 हत्या करवाते थे। लेकिन ये हत्या से समस्या का समाधान नहीं होगा, हत्या से समस्या का समाधान नहीं होगा जब तक भाईचारा नहीं होगा। आज गुलाबचंद यादव के हत्यारा तो सबसे पहले आपको न्याय मिलना चाहिए, नहीं तो फिर बिहार नहीं पूरे देश में उनके लिए लगातार आंदोलन चलेगा। आज इस राधा कृष्ण मंदिर से ऐलान करते हैं कि पूरे, और हम यादव सिर्फ दुलारचंद यादव के लिए नहीं लड़ेंगे, हम जो भी शोषित लोग रहेगा उसके सबके लिए हम लोग लड़ेंगे। और हम लोग किसी जात का टारगेट नहीं करेंगे। हमको जो मारा है, जो लोग मारा है उसको टारगेट करके उसको फांसी दिलाने का काम करेंगे। हम लोग किसी जाति से हम लोग का कोई भेद नहीं है। और एक बात जरूर अंतिम में बोल देना चाहते हैं गगन बाबू कि आप आए हैं, वो तो मार दिया लेकिन वो शहीद हो गए। जब तक कैसे मर जाते तो कोई नाम नहीं जानता, बहुत कम लोग जानता। लेकिन आज जो शहीद हुए हैं तो पूरे देश जान रहा है। यही धरती पर घोड़ा के साथ उनका अनावरण होना चाहिए मूर्ति का। अगला पुण्यतिथि में ये मेरा ऐलान है। बोलिए आप लोग का समर्थन है या नहीं है? बस इतना ही कह के मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। और नीरज, अगर अब की बार अगर एक हत्या हुआ तो बिहार जलेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। मैं आज ऐलान करता हूँ। आप चुप रहिए आदमी से। किसी को डिस्टर्ब मत करो, जैसे खड़े हो वैसे खड़े रहो, खेला चली नहीं किया। संतोष जी आ गए और अपना पीछे हम लोग पीछे हैं। अरे शांत रहता ना, सुन पाए वो शांत रहिए। अमर शहीद दुलारचंद यादव जी के लाउडली बोलिए भैया, लाउडली। न्याय महासभा में आए हुए आवाज नहीं पहुंच रहा भैया। जितने भी हमारे बड़े भाई, छोटे भाई, मेरे प्यारे साथी, अरे मीडिया से भाई, मीडिया बंधु, प्रशासन के लोग, सबका हम गंभीर हृदय से अभिनंदन करते हैं। क्योंकि ये जो बेला है
चाहता है कि ऐसा माहौल में कोई पहुंचे, किसी को पहुंचना पड़े, लेकिन जब शासन प्रशासन हमें तकलीफ पहुंचा करके अपने गोद में बैठे हुए असामाजिक तत्वों के द्वारा जब चुप्पी साध लेती है, तब जनता का दर्द ऐसे ही महासभा में, ऐसे ही शोक यात्रा में उमड़ पड़ती है और फिर शासन से लेकर के सत्ता तक को हिला करके रख देती है। स्वर्गीय शहीद दुलारचंद यादव जी हो सकता है शासन के लिए, प्रशासन के लिए एक व्यक्ति मात्र होंगे, लेकिन हमारे लिए अमर शहीद दुलारचंद यादव जी का जाना समाज के एक बहुत बड़े स्तंभ के चले जाने जैसा है। हम आज के 15-20 दिन पहले भी यहाँ पे पहुंचे थे, भाई नीरज जी से मिले, इनके दर्द को बांटने का प्रयास किया, श्रद्धांजलि अर्पित किया। रविरंजन जी से मिले, रविरंजन जी से बात हुई, उनके दर्द को बांटने का प्रयास किया। दुलारचंद यादव जी के जितने भी प्रियजन हैं, शुभचिंतक थे, उनके दर्द को बांटने का प्रयास किया। और इसके बाद हमारी टेलीफोन पे नीरज बाबू से, रविरंजन बाबू से बात हुई कि अब आगे का क्या कदम उठाया जाए। तो हमने ही और नीरज बाबू ने, रविरंजन बाबू ने तय किया कि 10 जनवरी 2026 को न्याय महासभा का आयोजन किया जाए और इस न्याय महासभा के आयोजन से हम शासन से लेकर के प्रशासन तक को बस इतना ही कहना चाहते हैं, अपने तकलीफ, अपनी दर्द इतना ही बताना चाहते हैं कि हम बहुत पीड़ा में हैं, हमारे स्तंभ को छीन लिया गया है और ये मामला चूंकि राजनीतिक क्षेत्र की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है, तो इस मामले की गंभीरता को समझें और इस मामले की गंभीरता को समझते हुए, चूंकि दिन दहाड़े घटना हुई है, इस घटना के बाद स्थानीय काफी लोग भयभीत हैं और भय की जो सीमा है, उनके परिजन किस कदर महसूस कर रहे हैं, ये भी हम लोग महसूस कर सकते हैं, लेकिन शायद प्रशासन को ये महसूस नहीं हो पा रही है। अभी तक इन्हें कोई प्रशासनिक सुरक्षा व्यवस्था प्रदान नहीं किया गया है। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कुछ लोगों को गिरफ्तार अभी तक नहीं किया गया है। पीड़ित परिजन अभी तक मामले में प्रशासन के तरफ से लीपापोती की आशंका व्यक्त कर रहे हैं। ये बहुत तकलीफ की बात है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि आपके ऊपर एक बहुत बड़ी साख बचाने की समय आ चुकी है। आप इस मामले में बगैर किसी भेदभाव किए हुए, बगैर किसी पक्षपात किए हुए, बगैर किसी जाति और धर्म की बात को देखे हुए, जो भी इसमें अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी करें और उच्च स्तरीय जांच करवा करके न्यायालय के द्वारा कड़ी से कड़ी सजा मुकर्रर कराएं। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हमारे लिए न्यायालय का दरवाजा खुला है। बाबा साहब द्वारा लिखित संविधान में
हमारे लिए भी हक, हुकूक और अधिकार की बात है और हम उसका प्रयोग करेंगे। साथियों, इस न्याय महासभा में उत्तर प्रदेश से आए भाई गगन जी, अवधेश जी, झारखंड से आए बड़े भाई विकास जी, मध्य प्रदेश से, साउथ इंडिया से, तमाम जगह से यहाँ नीरज जी की तकलीफ को बांटने के लिए पहुंचे। अमर शहीद दुलारचंद यादव जी की पवित्र आत्मा को इंसाफ दिलाने के लिए पहुंचे। सभी भाइयों का मैं कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन एक बात, चूंकि पिछले 7-8 वर्षों में जो हमारी अनुभव है सामाजिक सेवा की, मैं वो अनुभव जरूर आप सबसे मैं शेयर करूंगा कि कभी भी सामाजिक स्तर पे एकजुट रहिए, लेकिन अपने वृक्षों को, अपने वृक्ष के जड़ों को नजरअंदाज मत कीजिए। हम कितनी भी लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन सफलता तभी मिलेगी जब हमें सही मार्गदर्शन मिलेगा। संतोष रेणु यादव भी एक साधारण सा बालक है, सबसे छोटा बालक मैं खुद को मानता हूं। चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, साउथ इंडिया हो, हैदराबाद हो, बेंगलोर हो, हर एक जगह पे मैंने भी जाकर के लड़ाइयां लड़ी है, इंसाफ की आवाज को बुलंद किया है। लेकिन ये इंसाफ की आवाज अधिक देर तक तभी टिक पाएगी जब हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोग हमें सहयोग करेंगे, हमें आशीर्वाद देंगे, हमें मार्गदर्शन करेंगे। क्योंकि हमने भी देखा है कि अगर थोड़ी सी अगर मैच्योरिटी में अगर कमी हुई, परिपक्वता में कमी हुई, तो हम तो बोल करके चले जाएंगे मेरे साथियों। लेकिन प्रशासन, शासन बगुला की तरह आप सबके चेहरे को पहचान रही है, कौन कौन गया है। और अगर हम यहाँ पे आग लगा करके चले जाएंगे तो संतोष रेणु तो पटना में बस जाएगा, आग आप ही सबको बुझानी है। इसलिए कोई भी कदम ऐसा न उठाएं जिससे जो अपराधी के खिलाफ जो मुकदमे चल रहे हैं वो मुकदमा कमजोर पड़ जाए। नीरज यादव जितना मेहनत कर रहे हैं, इनकी मेहनत कमजोर पड़ जाए। साथियों, कुछ भी कदम उठाने से पहले आप एक बार बैठ करके नीरज जी से बात जरूर करें। अगर नीरज जी से बात किए बगैर कोई भी कदम उठाते हैं तो फिर दुलारचंद यादव जी की सच्ची श्रद्धांजलि नहीं मानी जाएगी। क्योंकि चेहरे से हम किसी को नहीं परख सकते, चेहरे से किसी को नहीं पहचान सकते कि कौन दुलारचंद यादव जी की सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहता है और कौन दुलारचंद यादव जी के मुकदमे को कमजोर करना चाहता है। हम इस मामले को किसी जाति पाति, किसी धर्म से नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि अपराधी कोई भी हो, उसका कोई जाति नहीं होता, उसका कोई धर्म नहीं होता। साथियों, तमाम लड़ाइयां हमने भी लड़ी है, लेकिन जहां पे जाति पाति और धर्म की बात आ जाती है साथियों, सत्ता भी आपके खिलाफ एकजुट होकर के ताकत के साथ विरोध में खड़ी हो जाती है और हमारी इंसाफ की लड़ाई कमजोर हो जाती है। इसलिए बगैर किसी अपरिपक्वता किए हुए जितने भी समाज में जो स्तंभ हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो अनुभवी लोग हैं, उनके बीच बैठे, क्योंकि हम भी कहीं न कहीं उन्हीं बुजुर्ग के मार्गदर्शन से यहाँ तक पहुंचे हैं और लड़ाइयां लड़ते हैं। इसलिए मामले को जैसे भी मोड़ना हो, जैसे भी लड़ना हो, नीरज यादव के जो अमर शहीद दुलारचंद यादव जी के पोते हैं, रविरंजन यादव जी, नीरज यादव जी, इनके बगैर सलाह के कोई भी कदम नहीं उठाएं, वरना वो कदम नुकसानदेह भी हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। वक्त बहुत कम है, बहुत सारे वक्ता हैं, भाई हैं, रविशंकर जी हैं, बहुत ही ऊर्जावान साथी हैं। तो हम चाहेंगे कि अपनी वाणी को विराम दें ताकि और भी लोग अपनी बात कहें। दुलारचंद यादव अमर रहे, दुलारचंद यादव को इंसाफ दो, दुलारचंद यादव के हत्यारे को
फांसी दो। प्रणाम। आपके भी हमारे गगन जी अपना विचार रखें, लोग शांति पूर्वक सुने। सभी को जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। अमर शहीद दुलार चंद यादव को हमने श्रद्धांजलि दी। मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग पीछे हैं वो पहले आगे आ जाए। जितने भी लोग पीछे हैं उन्हें आगे बुला लो, और कोई भी अभी माइक ना ले। आप ले लोगे, हम लोग क्या करें? पीछे कह दो, आप सर्कुलेट करोगे। माइक नीचे कर दो। डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है। माइक नीचे कर दीजिए भाई साहब। तो इन्हें बाद में ये डिस्टर्बेंस लिख लीजिए आप, लिख लीजिए, अभी कर रहे हैं, हमारा रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, ठीक है। हाँ, जो भी है बुला लो, यही बुला लो एक साथ। जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन? जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन? हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन? यहाँ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज अमर शहीद दुलार चंद यादव जी को श्रद्धांजलि देने आप भी उसी भाव से यहाँ एकत्रित हुए हैं जिस भाव से हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारे जाने के बाद वही भाव आप लोगों के अंदर जिंदा रहे। तमाम वक्ताओं ने अपनी पीड़ा को आप लोगों के बीच रखा। तमाम वक्ताओं ने आपके क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को आप लोगों के साथ साझा किया। मैं आपको एक छोटी सी कहानी के साथ एक उदाहरण देना चाहूंगा। इस कहानी को मैं चाहता हूं कि आप लोग जरा गौर से सुने। एक बार जंगल में भीषण आग लग गई होती है और उस आग को बुझाने का प्रयास एक मामूली सी चिड़िया कर रही होती है। वो मामूली सी चिड़िया दूर तालाब की तरफ जाती है, एक बूंद पानी अपनी चोंच में भरती है और उस जलती आग के ऊपर एक एक बूंद पानी वो डालने का काम करती है। सुबह से लेकर शाम हो गई, उस मामूली सी चिड़िया को वही एक एक बूंद पानी उस दूर तालाब से लेकर आना और उस जलती आग के ऊपर डालना। शाम को एक बड़े बाज ने चिड़िया को देखा, चिड़िया को रोका और उस चिड़िया से पूछा कि बहन, तुम इतनी मेहनत कर रही हो, इतना संघर्ष कर रही हो, क्या तुम्हारे एक एक बूंद पानी से ये भीषण आग बुझ पाएगी? तो सुनना साथियों, उस मामूली सी चिड़िया ने कितना खूबसूरत जवाब दिया। उस मामूली सी चिड़िया ने कहा कि जब भविष्य में इस बात पर चर्चा हो रही होगी कि जंगल में भीषण आग लगी थी, तो मुझ जैसी मामूली सी चिड़िया का नाम उस जलती आग को देखकर तमाशा देखने वालों में नहीं बल्कि उस आग बुझाने वालों की गिनती में आएगा। आज उसी मामूली सी चिड़िया की तरह हम सभी लोग हैं। उसी मामूली सी चिड़िया की तरह हमें भी जहाँ जहाँ भीषण आग लगी है वहाँ एक एक बूंद पानी लेकर उस जलती आग को बुझाना है और हमारे ऐसे भाइयों का साथ बनना है जिन्हें दबाया जा रहा है, सताया जा रहा है, दबाया जा रहा है और प्रशासन द्वारा उनकी आवाज को रोका जा रहा है। हमें साथ बनना है, हमें ताकत बननी है हमारे ऐसे भाइयों की, क्योंकि आज एक नीरज है, कल को आप लोगों के बीच से हमारा कोई साथी हो सकता है। आज
अगर आप शांत रहे तो कल को हम लोग भी शायद आपकी लड़ाई में आपका साथ ना दे पाए, क्योंकि आप उस मामूली सी चिड़िया की तरह अपना हक अदा नहीं कर रहे समाज की लड़ाई के लिए। एक बहुत खूबसूरत शायरी है, इस शायरी के माध्यम से आप इस बात को समझने का प्रयास करें। अक्सर जब हमारे पड़ोसियों के घरों में आग लगती है, हमारे साथियों के घरों में आग लगती है, तो हम लोग तमाशा देखते हैं। ऐसे लोगों के लिए एक शायरी है साहब कि जलते घर को देखने वालों, जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप भी चुप है, अगला नंबर आपका है। अगर इस नंबर को आप कटवाना चाहते हैं, इस नंबर को अगर आप कटवाना चाहते हैं, तो जरूरी है आप लोगों का संगठित रहना। हम जातिवाद करने नहीं आए हैं साहब, हम जो संगठन चलाते हैं, हम पत्रकार साथियों के माध्यम से हम प्रशासन को भी बता देना चाहते हैं, हमारे संगठन में हर समाज का, हर जाति का, हर धर्म का व्यक्ति जुड़ा हुआ है। हम विशेष जाति का संगठन नहीं चला रहे हैं। आज आप हमें बताइए किस जाति में अन्याय हो रहा है, वहां हमारे पास तक अगर सूचना आती है तो हम पहुंच जाते हैं, क्योंकि हमें पता है जब तक हम दूसरे के घरों में जली आग को नहीं बुझाएंगे, तब तक हमारे भी घरों में जो आग लग रही है उसे कोई नहीं बुझाएगा। तो हम यहां से संकल्प भी लेकर जाए कि हम अपने समाज से तो मोहब्बत करें, लेकिन अन्य किसी जाति से हम नफरत भी ना करें। ये हम संकल्प लेकर जाएं, तभी हम आने वाले समय में इन लड़ाइयों को मजबूती के साथ लड़ पाएंगे और उसमें सफलता हासिल कर पाएंगे। हमारी संवेदनाएं हैं पीड़ित परिवार के साथ, लेकिन आप लोगों का अनुशासन में रहना वो बहुत मायने रखता है। यहाँ से जैसा कि हमारे भाई ने बताया, हम तो बोलकर चले जाएंगे, लेकिन हमारे पीछे आप लोगों को ही ये सब कुछ बर्दाश्त करना है। तो हम इतने गैर जिम्मेदार व्यक्ति नहीं हैं कि हम इस बिना जीभ की हड्डी को हिलाकर चले जाएं, कुछ भी बोलकर चले जाएं और खामियाजा भुगतना पड़े हमारे इन तमाम साथियों को। हम ऐसे नहीं हैं। हम आज आए हैं तो हम कल भी आपकी तकलीफों में आएंगे और हम आते जाते रहेंगे, लेकिन आप लोगों को भी संकल्प लेना पड़ेगा कि कभी भी कोई समस्या होगी तो आप ऐसे ही संगठित रहेंगे जैसे आप आज यहाँ पर संगठित हैं। आपकी आवाज को दबाया जाएगा, आपको तंग किया जाएगा, लेकिन आप घबराना मत, आप घबराना मत, क्योंकि जो डरता है वो कभी नहीं लड़ता है। निडर ही लीडर है। आप निडर बने, हम आपके साथ चलेंगे। आप हमें एक बार आवाज लगाएं, जहां आपको ऐसा लगे कि आप कमजोर पड़ रहे हैं, वहां हम आपके साथ, आपकी उस लड़ाई में सबसे पहली पंक्ति में आपको खड़े मिलेंगे। मेरा ये कोई राजनीतिक क्षेत्र नहीं है, मैं इस प्रदेश से भी राजनीति नहीं करने वाला हूँ साहब, कभी नहीं करने वाला हूँ। तो मेरा यहाँ क्या भाव है, उस भाव को आप समझने का प्रयास करें। मैं यहाँ विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव लड़ने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ आप सभी लोगों को संगठित करने आया हूँ, आप लोगों के अंदर वही भाव जगाने आया हूँ जिस भाव ने मुझे दिल्ली से लाकर आप लोगों के बीच यहाँ खड़ा कर दिया। मैं वही भाव आप सभी लोगों के अंदर जगाने आया हूँ। मेरी बस ये छोटी सी लड़ाई है। और मेरे फादर साहब कहते थे कि बेटा, जुबान से निकली बात, शरीर से निकली आत्मा और बंदूक से निकली गोली एक बार निकल जाती है तो कभी वापस नहीं आती। तो अपने लोगों के बीच जाकर वही बोलना जो तू कर पाए। मैं आज वही बोलकर जाऊंगा जो कर पाऊंगा। मैं अपनी आखिरी सांस तक आप लोगों के साथ लड़ूंगा। बस आप हमारे ऐसे भाइयों का कभी साथ मत छोड़ना। लड़ाई बहुत बड़ी है, अभी लड़ाई की शुरुआत हुई है, अभी लड़ाई बहुत बड़ी है। और हम इतने कमजोर भी नहीं हुए, हम इतने कमजोर भी नहीं हुए कि अगर हमारा
राजनीतिक दल मजबूत नहीं है, सत्ता में नहीं है, तो हम गुलाम बन जाएंगे। हम इतने कमजोर भी अभी नहीं हुए हैं। हम लड़ेंगे, हम दहाड़ेंगे, हम चिल्लाएंगे और अपने हक अधिकार की आवाज को हम हमेशा बुलंद करते रहेंगे, चाहे सरकार किसी की भी हो। मुझे बेहद खुशी है आप लोगों के इस भाव और समर्पण को देखते हुए, और मैं यहाँ से जाते हुए भी निवेदन करना चाहूंगा कि इसे आप बरकरार रखें, क्योंकि जैसा मैंने कहा लड़ाई की अभी शुरुआत है, आगे बहुत लड़ाइयां हमें लड़नी है। और मैं प्रशासन से भी कहना चाहूंगा, अगर हमारी आवाज उन तक पहुंच रही है तो हमारे भी गांव से, हमारे भी घरों से ऐसे ही वर्दी पहने हमारे भाई सेवा दे रहे हैं। हम उनसे भी कहते हैं और आपसे भी कहेंगे, आपने जब ये वर्दी पहनी थी तो ये वर्दी किसी विशेष पक्ष का साथ देने के लिए नहीं पहनी थी, ये वर्दी आपने न्याय दिलाने के लिए पहनी थी। इन जनता को आपने इनकी लड़ाई को लड़ने के लिए पहनी थी, तो आप इस वर्दी का लाज रखें, इसकी मर्यादा का आप लोग पालन करें। और इसी के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वक्ता तो इतना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन समय आएगा तो आपको लड़के दिखाऊंगा कि मैं लड़ता कितना अच्छा हूँ। बस फिलहाल आप लोग संगठित रहे। एक और बात जाते जाते कहना चाहूंगा, जिस प्रकार शेर के बिना जंगल सुरक्षित नहीं होता, ध्यान से सुनना मेरी इस बात को, जिस प्रकार शेर के बिना जंगल सुरक्षित नहीं होता, उसी प्रकार नेता के बिना भी समाज सुरक्षित नहीं होता। गंभीर बात जाते जाते बोलकर जा रहा हूँ, बाकी आप सब लोग समझदार हैं। भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद। आप लोग देख रहे हैं, हम आए हुए हैं मकामा यादव जी का हत्याकांड में हम लोग पहुंचे हुए थे श्रद्धांजलि देने के लिए। आप लोग को सपोर्ट बनाइए। चलो जिंटू, सभी लोग एकजुट रहें और सभी को साथ दें। लड़ाई सब लोग लड़ते हैं। अरे पंकज फाइल है ना, हाँ फाइल रखे लगा साथ ही
चलिए सर सुनिए ना भैया ना हम ठीक है चलिए जी बहुत सारे खड़े हैं और इससे आप जाना हर गाड़ियाँ ला है ना रे गाड़ियाँ ला नहीं गाड़ियाँ को ले जा ले लेते हैं ये लौड़ा पकड़ रहे हैं ले जा ले लेगा चलिए तो